अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोहम्मद अहमद ऑनलाइन टीचर एंड ट्यूटर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स एंड आवर टॉपिक इज टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन स्ट्रिंग केस 2। जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने टेंशन एंड एक्सेलरेशन का फर्स्ट केस डिस्कस किया था, जिसमें हमने बात की थी कि जो दोनों बॉडीज़ हैं वो वर्टिकली मूव कर रही हों, तो उस केस में हम जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसमें एक्सेलरेशन और टेंशन को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हमारे पास सेकंड केस है जिसके अंदर हमने डिस्कस करना है व्हेन वन बॉडी इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एंड अदर इज वर्टिकली। अब इस केस में क्या होगा, एक बॉडी हमारे पास जब हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होगी और दूसरी वर्टिकली मूव कर रही होगी, तो इस केस में हम किस तरीके से टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर अभी तक आप स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो पोस्ट करता हूं तो सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। अब इसके अंदर भी सेम हमने वैसे ही करना है जैसे हमारे पास प्रीवियस लेक्चर था। उसके अंदर हमने सबसे पहले दो इक्वेशंस बनाई थी और उन इक्वेशंस की मदद से हमने टेंशन और एक्सेलरेशन को ड्राइव किया था। तो इसके केस में भी हम बात करेंगे फॉर बॉडी ए। अब ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आता है तो सबसे पहले तो आपने इसकी जितनी भी थ्योरी है वो लिखनी होगी। सबसे पहले आप बताएंगे लेट अस सपोज कि हमारे पास एक बॉडी ए है, ठीक है, और एक बॉडी बी है। जो बॉडी ए है वो वर्टिकली मूव कर रही है और जो बॉडी बी है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। अब अगर हम बॉडी ए के ऊपर बात करते हैं तो इसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं आप देख सकते हैं। एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लग रही है जो कि इसकी वेट की वजह से है, और चूंकि बॉडी ए है इसलिए हम इसके वेट को शो करेंगे W1 से, और W इज इक्वल टू mg होता है, तो हम यहाँ पर मास कौन सा लेंगे, m1। अब चूंकि बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है लिहाजा इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड ही होगा, क्योंकि इस बॉडी की वेलोसिटी जो है मूव कर जो रही है ये नीचे की तरफ मूव कर रही है, लिहाजा इसका एक्सेलरेशन भी किस तरफ होगा, डाउनवर्ड होगा। अब इस वेट के अपोजिट इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है जिसे हमने बात की थी टेंशन की, तो जो टेंशन है वो अपवर्ड मूव कर रही होगी। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं बॉडी बी के ऊपर, तो बॉडी बी पर टोटल 3 फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। एक तो इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है जिसको हमने शो किया है W2 से, एंड दैट विल बी इक्वल टू m2g। और उसके बाद अगर बात की जाए इसके ऊपर एक रिएक्शन की फोर्स भी लग रही है जो कि अपवर्ड मूव कर रही है, ठीक है। तो डाउनवर्ड हमारे पास एक्शन की फोर्स है जिसे हम वेट कह सकते हैं, और अपवर्ड हमारे पास एक रिएक्शन की फोर्स है। और उसके बाद चूंकि बॉडी मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली, लिहाजा जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है उसका एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होता है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा ये किस तरीके से होगा, हॉरिजॉन्टल ही हम इसको शो करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है, अगर देखा जाए जो बॉडी है, अब यहाँ पर जो एक्शन है और रिएक्शन है हमने बात की थी वो दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं, लिहाजा जो पॉइंट बी होगा उसके ऊपर वेट और जो रिएक्शन है ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी। इक्वल फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं, लिहाजा यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रह जाएगी टेंशन की फोर्स, ठीक है। तो बॉडी बी पर जो हमारे फोर्स रहती है वो सिर्फ टेंशन की होती है, लेकिन बॉडी ए पर हमारे पास दो फोर्सेस अमल करती हैं, एक वेट और एक टेंशन। अब इस तरीके से हम यहाँ पर बॉडी ए की बात करते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर लिखना होता है नेट फोर्स के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब भी हम नेट फोर्स को निकालते हैं हमारे पास जो लार्ज क्वांटिटी होती है उससे हम स्मॉल क्वांटिटी को माइनस करते हैं। अब अगर देखा जाए बॉडी है डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो डाउनवर्ड मूव करने का क्या मतलब है, इसका जो वेट है वो हैवी है और टेंशन की जो फोर्स है अपवर्ड लगने वाली जो फोर्स है वो कम है। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो W1 है वो हैवी है, लार्ज है, उसमें से हम माइनस करेंगे टेंशन को। उसके बाद नेक्स्ट जैसे आपको बताया था कि हमें पता है, आप यहाँ पर मेंशन करेंगे वी नो दैट जो एफ नेट होती है, नेट फोर्स होती है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। अब हम बात करें बॉडी ए के बारे में तो m1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर टेंशन की बात की जाए, टेंशन हमारे पास यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि हमने बात की थी जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो स्ट्रेचेबल नहीं है, उसको हम स्ट्रेच नहीं कर सकते, तो इस वजह से जो टेंशन होगी वो यूनिफॉर्म होगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर W की बात की जाए तो हमारे पास जो W1 है दैट इज इक्वल टू m1g। अब आप इक्वेशन के अंदर इसी के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं तो एफ नेट की जगह हम लिख सकते हैं m1a इज इक्वल टू W1 की जगह हम लिख सकते हैं m1g माइनस टी। तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 बन चुकी है। अब इसी तरीके से हम बात करेंगे बॉडी बी के केस में। आप यहां पर लिखेंगे फॉर बॉडी बी।
जैसे मैंने आपको बताया था बॉडी बी के ऊपर अगर हम बात करें तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ वैसे तो टोटल 3 फोर्सेस लग रही हैं। एक एक्शन की फोर्स है जो वेट है, एक रिएक्शन की फोर्स है जो कि अपवर्ड है, और एक टेंशन की फोर्स है। लेकिन एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और मैग्नीट्यूड भी इनकी इक्वल होती है। हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में के जो एक्शन होते हैं और रिएक्शन होते हैं इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल होती है, और ये डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, लिहाजा एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ पर जो नेट फोर्स होगी वो सिर्फ किसकी वजह से होगी, टेंशन की वजह से होगी। तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे एफ नेट, तो ये सिर्फ और सिर्फ होगी टेंशन की वजह से, ठीक है, ना ही यहाँ पर वेट अमल करेगा, ना ही इस पे कोई रिएक्शन की फोर्स अमल करेगी। अब सिमिलरली आप यहाँ पर भी मेंशन करेंगे कि हमारे पास जो एफ नेट है उसको हम मजीद लिख सकते हैं m2a, क्योंकि हम अब बात कर रहे हैं बॉडी बी के केस में। तो बॉडी बी के केस में जो मास होता है वो कौन सा होता है, m2। अब इस इक्वेशन के अंदर अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास m2a इक्वल आ जाएगा टेंशन के। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है। यहाँ तक अगर आपका क्वेश्चन ठीक है तो आगे आपका जो डेरिवेशन है वो भी सही होगी। अगर स्टूडेंट्स ने यहीं पर मिस्टेक कर दी है तो आगे भी जो डेरिवेशन आएगी उसका आंसर गलत होगा। तो आपने इन दोनों इक्वेशंस को बहुत ही केयरफुली ड्राइव करना है। नेक्स्ट अब हम करते हैं जिस तरीके से हमने कल वाला टॉपिक डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने बात की थी अगर हम एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर जो 2 है उन दोनों को ऐड कर देना है, वहां से हमारे पास आ जाएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो इसके अंदर भी सेम हमने यही करना है। फर्स्ट आप स्टेप करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे फॉर एक्सेलरेशन। अगर हमने एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड कर देना है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, m1 है इज इक्वल टू m1g माइनस टी। इसी तरीके से जो इक्वेशन 2 है उसको हम लिखेंगे m2a इज इक्वल टू टी। अब इन दोनों को हमने कर देना है ऐड। तो लेफ्ट साइड को हम पहले ऐड कर देंगे m1a, इसमें ऐड करेंगे m2a को। इसी तरीके से अब जो हमारे पास राइट साइड है, सबसे पहले इक्वेशन 1 की उसे लिखेंगे m1g माइनस टी, और उसके बाद जो इक्वेशन 2 है उसकी राइट साइड को लिखेंगे प्लस टी। अब ये दोनों देखा जाए मैग्नीट्यूड इनकी सेम है, साइन इनका जो है वो अपोजिट है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m1g। अब यहाँ से हम लीनियर एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमने निकालना है लीनियर एक्सेलरेशन तो हम यहाँ पर अगर देखें m1a प्लस m2a जो हमारे पास है, इन दोनों में से एक्सेलरेशन को कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास रह जाएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1g। तो अब यहाँ पर अगर हम लीनियर एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, हमारे पास फार्मूला बनेगा m1 ओवर m1 प्लस m2g। अब ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला बन चुका है, लेकिन कौन सा एक्सेलरेशन का, लीनियर एक्सेलरेशन का। इसके बाद यहीं पर आप लिख सकते हैं, और अगर हम निकालना चाहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g की वैल्यू, देन हम क्या करेंगे, इस g को यहीं पे रहने देंगे, m1 g से मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाकर वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास g इक्वल आएगा m1 प्लस m2a डिवाइडेड बाय m1। इस तरीके से हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना होगा, अब हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है, हमने जो स्ट्रिंग है उसके अंदर टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसको हम फाइंड आउट दो तरीकों से कर सकते हैं, जैसे हमने कल बात की थी। कल के केस में हमने क्या किया था, फर्स्ट स्टेप में हमने यही किया था, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया था, इक्वेशन नंबर 2 पर इक्वेशन नंबर 1 को हमने डिवाइड किया था। तो आप यही स्टेप भी कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको डिवाइड कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे। या फिर नेक्स्ट हम दूसरा स्टेप क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमने जब टेंशन निकालना है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, m2 से जब एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वहाँ से भी टेंशन आ जाएगी। तो आप इस तरीके से भी उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड के जरिए से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जो मेथड आपको ईजी लगे आपने वही मेथड अडॉप्ट कर लेना है। सबसे पहले हम करते हैं, जो मेथड हमने कल किया था उसी मेथड से करते हैं। सेम मेथड से करवाने का बेसिक जो पर्पज़ है वो यही है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने यहाँ पर क्या करना है। तो दोनों केसेस में अगर आप सेम मेथड याद रखेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आपने जस्ट इक्वेशन बनानी होगी। दोनों जो केसेस हैं, जो कल वाला केस हमने बात की थी, आज जो हम केस पढ़ रहे हैं, सबसे पहले दोनों को ऐड करना है। नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को हमने ऊपर रखना है और इक्वेशन नंबर 1 से उसे डिवाइड कर देना है। मतलब ये हमारे पास
न्यूमरेटर में आएगी और जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 है वो डिनोमिनेटर में आएगी। तो इनको जब डिवाइड करेंगे उस तरीके से भी हम जो टेंशन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको उसी मेथड से सॉल्व करके दिखा देता हूँ, आंसर सेम आएगा, या फिर आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करके भी दिखा देता हूँ, दोनों केसेस में हमारा आंसर सेम आएगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले मेंशन करेंगे फॉर एक्सटेंशन इन स्ट्रिंग। एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताता जाऊँ कि जो टेंशन है उसे हम शो करते होते हैं कैपिटल टी से, ठीक है, और जो हमारे पास टाइम होता है उसको हम शो करते होते हैं स्मॉल टी से। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, जहाँ पर टाइम होता है वहाँ कैपिटल टी शो कर देते हैं, जहाँ पर टेंशन होती है वहाँ पे स्मॉल टी शो कर देते हैं। तो इस चीज़ का आपने खास तौर पर ख्याल रखना है। जैसे हमने बात की हुई हर चीज़ का एक स्पेसिफिक सिंबल होता है, तो उस सिंबल को आपने लाजमी तौर पर याद रखना होता है, वही सिंबल आपने यूज़ करना होता है। तो जो कैपिटल टी है वो जस्ट टेंशन के लिए हम यूज़ करते हैं, स्मॉल टी को हम टाइम मेजरमेंट के लिए यूज़ करते होते हैं। तो आपने इस चीज़ का फर्ज लाजमी तौर पर याद रखना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ऊपर हम इक्वेशन 2 लिखेंगे और नीचे इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन नंबर 2 की अगर बात की जाए तो हमारे पास m2a इज इक्वल टू है t। अब जो इसकी लेफ्ट साइड है उसे हम लेफ्ट साइड से डिवाइड करते हैं, हमारे पास आ जाएगा m1a, और राइट साइड जो हमारे पास है m1g माइनस टी। एक्सेलरेशन कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास रह जाएगा m2 ओवर m1 इज इक्वल टू t ओवर m1g माइनस टी। अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या उर्दू में अगर बात की जाए जिसे ज़रब चिले पाई भी कहा जाता है, तो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप यहाँ पर वैल्यूज अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास m1t जब आएगा दैट विल बी इक्वल टू m2 m1g माइनस टी। मजीद अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर m1 m2g माइनस m2t आ जाएगा। अब जैसे मैंने बात की थी इस केस में आप यहाँ पर m1 m2 भी लिख सकते हैं, m2 m1 भी लिख सकते हैं। मैंने अरेंज करके लिखा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है, जो टेंशन वाली टर्म्स हैं उन्हें सेपरेट कर लेना है, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाली टर्म्स हैं उन्हें सेपरेट कर लेना है। तो यहाँ से जो टेंशन वाली टर्म है मैं उसे लेफ्ट साइड पर ले जाता हूँ। तो हमारे पास m1t प्लस m2t इक्वल आ जाएगा m1 m2g के। यहाँ से अगर टेंशन को हम कॉमन ले लें हमारे पास आ जाएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 m2g। अब यहाँ से अगर t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है टेंशन की, तो m जो हमारे पास सम ऑफ मासेस है वो टेंशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इस तरीके से जो हमारा टेंशन इन अ स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इसी को मज़ीद अगर सिंपल एक और मेथड है जो मैंने आपको बताया था उस मेथड से सॉल्व करें तो हम वहाँ से भी वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा आंसर सेम आता है या नहीं आता। मज़ीद अगर इसको हम दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहें तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास टेंशन का फार्मूला ऑलरेडी मौजूद है, टेंशन इज इक्वल टू m2a, और जो एक्सेलरेशन है वो प्रीवियस हम उसकी वैल्यू निकाल चुके हैं। जैसे हमने अभी एक्सेलरेशन का फार्मूला ड्राइव किया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1g ओवर m1 प्लस m2। ये फार्मूला हमने अभी ड्राइव किया था एक्सेलरेशन का। तो अगर मैं इस एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ तो वहाँ से भी मेरे पास टेंशन की वैल्यू आ सकती है। आप यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को अगर देखा जाए t इज इक्वल टू m2a है, m2 और a की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू हमारे पास है m1g ओवर m1 प्लस m2। तो यहाँ से जो m2 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर जाकर, हमारे पास फार्मूला बन जाएगा m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। तो इस तरीके से भी हम जो टेंशन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं तो इस केस में भी हमारे पास फार्मूला बना है वो सेम वही है जो हमने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके निकाला है। तो इन दोनों मेथड के ज़रिए से आपको जो मेथड इजी लगता है आप उसी मेथड के ज़रिए से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आपका बस जो आंसर है वो सही होना चाहिए, मेथड आप जो भी अडॉप्ट करते हैं इट डजेंट मैटर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई एम श्योर कि आप तमाम स्टूडेंट्स को हमारा आज का लेक्चर भी समझ आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आप स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।